क्या बात है। भगवान आपकी बायोली मैम की आत्मा को शांति दे। मेरा बाहर मेरे को चाहिए। सर और 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीजें। आप एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करने जा रहे हो। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक सिंगल फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसको आप बोलते हो कार्बोनाइल फैमिली। यानी तीनों में ही आपको सी डबल बॉन्ड ओ नजर आएगा। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन कंपेयर किया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो अलग है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हो तो उनके पास सी डबल बॉन्ड ओ है,
लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलेट आयन है जो कि रेजोनेंस दिखाता है, जिसकी वजह से उस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर होता है और कहीं ना कहीं उसकी रिएक्टिविटी सीओ को तोड़ने की कम हो जाती है। आप आगे चलकर रिएक्टिविटी पढ़ोगे, जैसे एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी हमने सुना, वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी सी डबल बॉन्ड ओ तोड़ने पर आती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेसिस पे आती है। तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टिव है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिव नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि रेजोनेंस पोजेस करता है, इसलिए सी डबल बॉन्ड ओ होने के बावजूद भी अनअवेलेबल होता है एडिशन के लिए, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में वो अवेलेबल होता है। आप एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर करोगे तो कीटोन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और वहीं पर एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा आ जाती है। खैर ये चीजें तो हम आगे भी समझेंगे। आप यहां पर चैप्टर शुरू करते हो, जल्दी से प्लीज बैठो प्लीज। एक सेकंड। और क्वेश्चन तो नहीं आना। चलो। हाँ, आप चैप्टर शुरू करते हो तो फिर वही तरीके से सबसे पहले आप प्रिपरेशन की बात करोगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे, फिर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे, और फिर उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करोगे। जहां पर आपने फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स सुना था, उसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बोला गया था, एक सब इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बोला गया। वहां पर सब्स्टिट्यूशन एक मेजर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था, वहीं पर एलिमिनेशन रिएक्शन एक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था, लेकिन उनके बेसिस पे एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अल्कोहल फिनॉल्स आप आते हो तो वहां पर ढेर सारे मैकेनिज्म्स हैं, फिर चाहे अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के मैकेनिज्म हो, अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज के मैकेनिज्म हो, या इवन ईथर की भी प्रॉपर्टीज के मैकेनिज्म्स हो, और इवन प्रिपरेशन के मैकेनिज्म भी। इसके बाद जब आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो ये चैप्टर बिल्कुल भी फेमस नहीं है मैकेनिज्म्स के लिए। हालांकि रिएक्शंस में तो सारों में जो भी स्लो रिएक्शन होगा उसका मैकेनिज्म होगा, बट आपकी एनसीईआरटी या सीबीएसई के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिर्फ एक मेजर मैकेनिज्म है यहां पर, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसी के बेसिस पे मल्टीपल रिएक्शंस हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन की। नहीं तो रिएक्शन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस कैरी करता है एल्डोल कंडेंसेशन, अदरवाइज मैकेनिज्म के बेसिस पर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कंसिडर नहीं करते हो। यानी अगर आप मैकेनिज्म के क्वेश्चन की बात करोगे तो एक दो चार जो उनसे छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं डेफिनेटली हमने सारे ही करने हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से सप्रेस कर जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल्स उसके ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेट करता है मैकेनिज्म के क्वेश्चंस पे। लेकिन वहीं पर अगर आप इस चैप्टर की बात करते हो तो नेम रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। डिटेक्शन यानी दो कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर में से बनता है। ए बी सी डी टाइप क्वेश्चन, ए से बी से सी से डी से ई आना, ये भी बनता है। और पैराग्राफ क्वेश्चन, देखो पैराग्राफ क्वेश्चन दो होते हैं, एक अनसीन पैसेज दिया और उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस निकालकर आपके सामने रख दिए। मैं यहां पर उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर पैराग्राफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जहां पर कुछ एक रिसोर्स इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन से आप रिएक्टेंट निकालोगे, मल्टीपल रिएक्शन करवाओगे, प्रोडक्ट निकालोगे। यानी कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, उसने ये रिएक्शंस दी, इन रिएक्शंस की वजह से ये कंपाउंड ऐसा दिखाई दिया, बी बना, सी बना, डी बना, ई बना। आप सारी की सारी रिएक्शंस बताइए और ए बताइए। इन रिएक्शंस या इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन की बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली रिवाइज्ड रिकॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स की जिस्ट यानी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज लर्न करने में लगेगा, एग्जैक्टली सिमिलर टाइम आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज लर्न करने में लगेगा। इसलिए आज हम सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं,
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अमीन्स करेंगे और बीच में एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा ताकि आपका स्केड्यूल मैचअप रहे। प्लीज ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईच एंड एवरी रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट। भैया अगर नाम वाली रिएक्शन यानी नेम रिएक्शन बोली गई है, आप रिएजेंट बदल नहीं सकते, आप रिएजेंट को मल्टीपल डायमेंशंस में नहीं देख सकते। हो सकता है वो मल्टीपल डायमेंशंस में काम कर सके, लेकिन जब नेम रिएक्शन बोला गया तो उसने जो सा कंपाउंड यूज किया था उसी को लिखना पड़ता है। यानी अगर हम याद करें लुकास रिएजेंट, मैंने बोला ये HCl एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में लुकास रिएजेंट है, लेकिन HCl HBr HI सब रिएक्शन देते हैं, वो लुकास रिएजेंट नहीं है। लुकास रिएजेंट सिर्फ कौन सा है? HCl। ऐसे ही इस चैप्टर में जब आप इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, ओजोनोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस या आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये सारे नाम सुनोगे तो समझ जाइएगा रिएजेंट भी एक, रिएक्टेंट भी उसी तरीके से लिखना है। अच्छा रहता है, इजी रहता है जब नेम रिएक्शन बोल दी जाए। एट टाइम्स थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं बनेगा, जहां रिएक्टेंट दे दिया जाए और उसी नेम रिएक्शन का रिएजेंट दे दिया जाए। यानी मैं आपको बेंजीन के ऊपर COCl H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेलेडिनियम BaSO4 लिखकर दे दूं तो शायद सोचने में दिमाग लगेगा यार ये रोजनमंड है या नहीं है, लेकिन वहीं पर बोलूं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोजनमंड तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल उसका लेकर लिख सकते हो, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड। तो मेरा यहां पर चैप्टर शुरू करने से पहले ये सारा कुछ बोलने का पर्पस है, ये चैप्टर बैकबोन है। 2 चैप्टर पढ़कर आया होता है बच्चा, मेंटली ऑर्गेनिक प्रिपेयर हो रखी होती है, चल रही होती है, फ्लो मेंटेन होता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बड़ा चैप्टर है लेकिन लगता फिर भी छोटा है, बट टिपिकल चैप्टर है। तो कृपया करके घर जाकर सारी की सारी रिएक्शंस, सारी की सारी चीजें खुद लिखिएगा। एक एक रिएक्शन को लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस दोनों चैप्टर्स को रिकॉल कर लिया है, तीसरा चैप्टर मिला लोगे, अगले दिन चौथा चैप्टर मिला लोगे, तो मेरे हिसाब से 150 से 200, इससे ज्यादा रिएक्शंस होने नहीं वाली। आपको वो 150 से 200 रिएक्शन टिप्स पे है ना, कन्वर्जन करवाना, तरीके बताना, बात करना, मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत आसानी से डेवलप हो जाएगा। दोबारा से बोल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कन्वर्जन्स करना सिखाऊंगा, अप्रोच कैसे बननी है बताऊंगा, हर एक कन्वर्जन सॉल्व करके नहीं दूंगा। कहने का मतलब इन सिंपल टर्म्स, आई कैन ओनली मेक यू हाउ टू ईट फूड, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू ईट फूड। समझ रहे हो? मैं आपको खाना कैसे खाना है वो बता सकता हूं, लेकिन आपको खाना नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने आपको खाना खिलाना बंद कर दिया आप मेरे पे डिपेंडेंट होंगे और भूखे रह जाएंगे। तो बेस्ट तरीका है हम सीखें कैसे उस कन्वर्जन को करना है। जब हमारे पास तरीके आ जाएंगे कन्वर्जन को करने के, हमारे पास जिस्ट प्रिपेयर्ड होगी, हर एक कन्वर्जन सॉल्व होगी, फिर चाहे वो कहीं से क्यों ना आ जाए। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन को एक फैमिली और कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरी फैमिली मानते हैं। फैमिली मानने का सबसे अल्टीमेट रीजन, सर एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अवेलेबल नहीं होता। तो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन भी अलग से देखेंगे, प्रॉपर्टीज भी अलग देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन भी अलग देखेंगे और प्रॉपर्टीज भी अलग। तो सबसे पहले अनिकेत हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब क्योंकि बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सिंगल फैमिली, हमारे लिए कुछ कॉमन प्रिपरेशन है, कुछ अनकॉमन प्रिपरेशन है। यानी ऐसे मेथड्स जिन मेथड्स में सिर्फ रिएक्टेंट को बदलने से एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बन सके तो कॉमन प्रिपरेशन, लेकिन अगर ऐसे मेथड्स जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड या सिर्फ कीटोन बन सके उसको बोलते हैं अनकॉमन मेथड। तो सबसे पहले कॉमन मेथड्स की बात करें जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं, सबसे पहला मेथड है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में आप एल्कीन और एल्काइन दोनों लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है हम एल्कीन पे पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ओजोन पास करना इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, दूसरा स्टेप होता है उसको वाटर के सामने हीट करना। जहां पर दोनों स्टेप्स में पहले स्टेप में ट्राइऑक्सो इंटरमीडिएट बनता है, फिर बॉन्ड टूट जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ था एल्कीन के साथ, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा,
और अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो आपको कीटोन मिल जाएगा। एक छोटी सी रिएक्शन में दिखा देता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं सपोज यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लूं। पॉइंट्स बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, आपके ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, CH2 CH2 और 3 ऑक्सीजन यहां आ गए जहां इनके बीच में बॉन्ड बना। अब आपने जब वाटर की प्रेजेंस में हीट करा तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, और इन बॉन्ड्स के ब्रेक होने में HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर डबल बॉन्ड के इधर और डबल बॉन्ड के इधर सेम एंटिटीज हैं तो देयर विल बी ओनली वन मेजर प्रोडक्ट। दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं तो सेम ही। सेकेंड पॉइंट, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो फॉर श्योर ये एल्डिहाइड बनाकर देगा। लेकिन अगर इसके साथ दो एल्काइल चेन जुड़ी हुई हैं तो ये बनाकर देगा आपको कीटोन। अब क्वेश्चन ओजोनोलिसिस का दो तरीके से आता है, एक तो सीधा प्रोडक्ट पूछा जाता है, दूसरा प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट पूछा जाता है। तो आपके लिए अगर सपोज पहला क्वेश्चन बने और कुछ इस तरीके से हो तो आपने प्रोडक्ट जो लिखना है दोनों स्टेप्स के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कंपाउंड के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड O, और इस कंपाउंड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्योंकि हमारे साथ H था तो एल्डिहाइड बना, H नहीं था तो कीटोन। दो अलग अलग एंटिटीज थी तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बने। अब यही क्वेश्चन वापस आने का बनता है। तो मेहर सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, किसी कंपाउंड ए की हमने ओजोनलिसिस करी और मुझे 2 मोल मिले CH3 CH2 CHO के। तो आपने और कुछ नहीं करना, अपने रफ वर्क में इन दोनों को सामने लिखना है। और रफ वर्क में आपने दोनों ऑक्सीजन को एक दूसरे में मर्ज कर देना है और उनको किससे रिप्लेस कर देना है? डबल बॉन्ड से। तो ये जरूर किसकी ओजोनलिसिस से बने होंगे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH। पक्का? तो ये ओजोनलिसिस का क्वेश्चन बन सकता है। 1 मार्क का बने क्वेश्चन, 2 मार्क का बने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अनिकेत क्वेश्चन बन सकता है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद ओजोन और ड्यूरिंग ओजोनलिसिस प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस। तो एक ही बन रहा है यानी सिमेट्रिकल होगा। प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस, जरूर अनसिमेट्रिकल होगा। एल्डिहाइड बनेगा तो जरूर C के साथ H होगा। सिर्फ कीटोन बनेगा तो कोई H नहीं होगा। इवन अगर आपको रिएक्टेंट दे दिया जाए तो प्रोडक्ट भी निकल सकता है, उसको भी आप डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड O उधर लगाओ, डबल बॉन्ड O इधर लगाओ। तो ये आपकी ओजोनलिसिस पे क्वेश्चन है। सेकंड कौन सा रिएक्शन है? विच इज नोन एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस एल्काइन पे लगता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के पहले स्टेप में बनता है इनॉल, और फिर वो रीअरेंज करके अपने आप को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करता है। अगर सिर्फ इकलौता इथाइन होगा जो वो इनोल बनाएगा वो एल्डिहाइड बनाकर दे देगा। अदरवाइज कोई और एल्काइन लोगे तो वो सिर्फ कीटोन बनाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाएगा। मैं यहां पर दिखा देता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइम पर मैंने सपोज लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आपने डाला H प्लस स्लैश Hg2 प्लस, लिखने वाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्लैश HgSO4 लिख सकता है। और यहां पर CH एक पर आ गया OH, दूसरे पर आ गया H। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा।
जहां पर इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड करेक्टर आएगा और ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। मैं यहां पर अगर लिखूं स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, जिसकी वजह से आपको दिखाई देगा CHO पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, यहां पार्शियल बॉन्ड डेवलप होना शुरू हुआ, यहां पार्शियल बॉन्ड डेवलप होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये रीअरेंज करके CH डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो यहां पर आपने एल्काइन में इथाइन लिया तो क्या बना? एल्डिहाइड। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी एंटिटी ले लेते हो H+/Hg2+, तो इस टाइम पर आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कुछ क्या होगा? कीटोन होगा। तो यहां पर इकलौता ये एंटिटी एल्डिहाइड बनाता है, अदरवाइज कीटोन बनेगा। इसके बाद तीसरा कॉमन मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। जहां 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाओगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज कराओगे तो कीटोन मिलेगा, 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं सर, ऑक्सीडेशन होती नहीं, जबरदस्ती कॉपर एट 573 केल्विन करवाने की सोचेंगे तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो जाएगी, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ठीक है ना? तो प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए, ये आपकी बेसिक प्रिपरेशन है। तीसरी मैंने लिखी नहीं क्योंकि पहले हमने अल्कोहल्स में कर रखी थी, आपकी ये प्रिपरेशंस में आए। अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं जहां पर अनकॉमन प्रिपरेशंस की बात आती है। अनकॉमन प्रिपरेशंस की अगर आप कहानी बोलो तो आपके लिए हो गया ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बने या ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ कीटोन बने। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले बिगिन करते हैं सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने पढ़ना है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड के पीछे रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, रिएक्शन बहुत आसान सी है। रोजनमंड के पीछे रीजन बनता है जनरली दिस आर, मैंने आर लिखा हुआ है बट ये आर हमेशा बेंजीन हो सकता है, यानी ये एरोमेटिक हो सकता है। एसाइल हैलाइड से ही आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बेंजीन यानी फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की तरह काम करता है, जो कि रिडक्शन इस पे करवा लेता है, इस पे नहीं होने देता। तो आपकी रोजनमंड रिएक्शन में सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। इसके बाद सेकंड कौन सा आता है? दैट इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन बेटा साइनाइड पे भी लगती है और एस्टर पे भी लगती है, जहां पर आप सबसे पहले करते हो रिड्यूस, लेकिन वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। मैं अगर याद करवाऊं, RCN है, थोड़ा सा ओपन करके लिख लें, RC ट्रिपल बॉन्ड N। आपने इसकी रिडक्शन करी तो यहां पर RCH डबल बॉन्ड NH बना। देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते तो CH2NH2 आ जाता, लेकिन मैंने वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिया है जिसने यहां पर एक H और यहां पर एक H दिया। इसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो और हाइड्रोलिसिस करने पे ये बॉन्ड टूटकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन एज अ सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हालांकि यही सेम रिएक्शन आप चाहो तो यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एस्टर, और एस्टर से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो डाइबल H। अब बेटा बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं? डाइबल H किसी का नाम होगा, ये नाम नहीं है। डाइबल का मतलब हो गया डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हो सकता है कहीं पर आपसे MCQ में बोल दिया जाए कि ये कौन है, तो आपके लिए डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। जहां पर पहले रिडक्शन में इसको इस्तेमाल करा, फिर हाइड्रोलिसिस करी, तो आपके पास क्या मिला? एल्डिहाइड मिला। तो ये आपकी तीन मेजर प्रिपरेशन कह लो जो कि एल्डिहाइड के लिए है, जहां पर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और बाकी दोनों एलिफैटिक एल्डिहाइड के। इसके बाद हम इससे आगे जाएं तो प्योरली आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन आती है, जो कि हमने टोलुइन और बेंजीन दोनों से सीखनी है। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले टोलुइन। जब आप टोलुइन लेते हो आप उसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हो, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, उसको और प्रोलॉन्ग करते हो तो बनता है CHCl2। ध्यान से बात को समझिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये CH2Cl, फिर ये CHCl3। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं वहां पर ले आऊंगा।
ये जो कंपाउंड बन रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए ना, CHCl2, ये जो बन रहा है ये एक तरह से एक हाइड्रोजन को लॉक कर देगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये रहा, यहां पर ये तीनों H नहीं गए। तीनों H ना जाने का रीजन है एक अकेला H क्या हो गया है, लॉक। अब इसके लॉक होने की वजह से जब भी आप हाइड्रोलाइज करोगे, 2 Cl जाने पे 2 OH आएंगे और एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, दे विल लूज वाटर। तो C पे पुराना H लगा हुआ है, अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, तो क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड। पक्का। वापस आता हूं, वहीं पर आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है टोलुइन पे एज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये बहुत प्योर मेथड है आपका टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाने का। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ये टोलुइन की डिटेक्शन है। क्यों टोलुइन की डिटेक्शन है, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 से, ये एक ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। और ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है, ये कंफर्म करता है आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, टोलुइन। और फिर जब आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करते हो तो क्या बना देता है, बेंजाल्डिहाइड। इवन सेम रिएक्शन आप अगर चाहें तो CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, रिजल्ट विल बी सेम। पक्का। ये इटार्ड रिएक्शन है, ये क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन है। ठीक है, हाँ जी बेटा बोल। क्रोमिक CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड ये ऊपर जाएंगे, फिर एक H लॉक होगा। देखो तीनों रिएक्शन में, इससे पिछली वाली में भी एक H लॉक्ड है। एक H की जगह पे पहले एक कंपाउंड, दूसरे H की जगह पे दूसरा कंपाउंड आया। यहां पर भी बेटा सेम चीज देख, एक H की जगह पे कंपाउंड, दूसरे H की जगह पे कंपाउंड, तो यही 2 H की जगह पे लगा है। अब उसके बाद क्या हो गया, एक H लॉक, और फिर आगे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, ये आई। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपके पास गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है कोल आपकी अलीज रिएक्शन, जहां पर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर इसी रिएक्शन को मैं 673 से 723 केल्विन में कर लूंगा तो वहां पर वो मैक्सिमम यील्ड देगा, और उसी को हम बोलते हैं अलीज रिएक्शन। तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभिषेक, COHCl एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, ल्यूइस एसिड। COHCl अगर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O और HCl AlCl3 की प्रेजेंस में ये बन गया AlCl4 चार्ज, और ये H प्लस गया इसके पास और इसने बना लिया C डबल बॉन्ड OH विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये जाकर आपके हेड पर जुड़ता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, बेंजाल्डिहाइड। तो आपके पास ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स हैं, कह सकते हो अनकॉमन। रोजनमंड स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें से एक आने के चांसेस बनते हैं। पक्का। इसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में सबसे पहला हमारा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन पर होगा। आप बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराने की बात करते हो, इसमें डालते हो RC डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो हेड पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR। अब ये CH3 होगा तो आपके लिए एसिटोफिनोन, और बेंजीन होगा तो बेंजोफिनोन। मैं एक सेकंड दिखा दूं, तो ये रिएक्शन आपके लिए, ठीक है। वहीं पर सेकंड मेथड आपका आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दो तरीके से इस्तेमाल होगा, एक आपका इस्तेमाल होता है डायरेक्टली कैडमियम क्लोराइड के साथ, दूसरा आपका इस्तेमाल होता है सियानो ग्रुप के साथ। तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहला मैंने RMgX लिया CdCl2 के साथ। सबको पता है RMgX में R पे माइनस और MgX पे प्लस, CdCl2 में CD पे 2 प्लस और 2Cl, तो कहीं ना कहीं CdCl की जगह पर कौन आ जाएगा, R। तो क्या बना, R2CD। इस R2CD को आप एसाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हो। एसाइल हैलाइड उसमें भी देखा था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, एसाइल हैलाइड इसमें भी देख रहे हो। इनडायरेक्टली एसाइल हैलाइड की दो प्रिपरेशन है, दो प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है, लेकिन एक कॉमन प्रिपरेशन है एसाइल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो टोटल कितनी हुई, 3 प्रिपरेशन।
जिसमें से फिर दोबारा से एसाइल हैलाइड को R2CD के साथ ट्रीट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? कीटोन। वहीं पर सेकंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आते हो तो साइनाइड ग्रुप के साथ, प्लीज इधर देखना, मैंने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके अंदर मैंने डाला RMgX, ये R जाएगा इस पे, तो RCR डबल बॉन्ड NMgX, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करी, जिसकी वजह से RC डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, N2 + MgOH X बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है, आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि पेपर में आएगी, प्लीज ध्यान रखना, प्लीज इंपॉर्टेंट बात बोलूं। 11th क्लास के अंदर मैंने हमेशा बोला है कि एक तरह से बेंजीन अंकल घर के वो बुजुर्ग हैं जिसको या तो खड़ूस होने की वजह से इज्जत मिलती है या सच में बड़प्पन होता है इसलिए इज्जत मिलती है। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे मैजिकल अंकल हैं जो आपकी हर एक परेशानी का सोल्यूशन दे देते हैं। उनसे पूछो भैया एल्डिहाइड बनाना है, उनसे पूछो भैया अल्कोहल बनाना है, उनसे पूछो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उनसे पूछो कीटोन बनाना है, वो सब बनाने में आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो सबसे पहले R- देते हैं। यहां पर कीटोन बनने में काम आया, पिछले चैप्टर में अल्कोहल बनने में काम आया था, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आओगे, CO2 से ट्रीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको बनाकर दे देंगे। तो ये मैजिकल रिएजेंट है जो कि सबको बनाकर देगा। पक्का क्लियर है? आगे चलें। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज में, बट आई विल सजेस्ट 1 मिनट के लिए और कुछ नहीं करो, सिर्फ अपने जरा रजिस्टर अगर पुराने लाए हो नहीं तो मेरी बुकलेट लाए होगे मॉड्यूल की, 2 मिनट लगाकर सिर्फ प्रिपरेशंस को रीड कर लो जल्दी से।
चलिए सर, अब हम लोग जरा केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान देना, अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है यानी एल्डिहाइड और कीटोन है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो अपने ऊपर किसी चीज को जोड़कर sp3 हाइब्रिडाइज बनना चाहेगा। आई होप ये बात क्लियर है। अब इसके अंदर आप sp3 ज्यादा स्टेबल लेकर चलोगे, इसलिए आपके ऊपर एडिशन होगी। अब एडिशन में सी डबल बॉन्ड ओ है, बॉन्ड टूटेगा सी पर प्लस, ओ पर प्लस वाले पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल और माइनस वाले पे देर से आएगा इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि न्यूक्लियोफाइल एडिशन बोला जाता है क्योंकि इसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, तो जिसकी वजह से आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है उसी का नाम दिया जाता है। अब यहां पर रिएजेंट्स, सबसे पहले आप HCl ले सकते हो, उसके बाद आप NaHSO3 ले सकते हो, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन भी उसी पर डिपेंडेंट है। तो आपके पास मैं एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, जिसने सबसे पहले दिया Cn-, इस पर आया Cn और इस पर आया देर से चल के आने वाला H, जिसको आपने सियानोहाइड्रिन बोला। इसी रिएक्शन में आपको बाइसल्फेट बनेगा जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एडक्ट बनेगा। अल्कोहल्स यूज करोगे, प्लीज ध्यान देना, एल्डिहाइड के केस में अल्कोहल हेमी एसिडल और एसिडल बनाता है, कीटोन के केस में डायरेक्टली कीटल बनाता है, हेमी कीटल नहीं बनता। इसके बाद अगर आप साइक्लिक कंपाउंड के लिए लोगे तो साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिडल बन सकता है जब आप लोगे CH2OH CH2OH यानी इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके बाद अमोनिया डेरिवेटिव्स, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से भी देखोगे या मेरे नोट से देखोगे। सिर्फ एक रिएक्शन के तौर पर बात कर रहा हूं, सपोज RC डबल बॉन्ड OH है, मैंने यहां पर अमोनिया लिया। अब रिएक्शन में ये ब्रेक होगा एज NH2 चार्ज माइनस और H प्लस। ये सबसे पहले NH2 चार्ज माइनस जाएगा तो RCH NH2 जुड़ गया और ये क्या हो गया OH। फिर इसमें से वाटर लॉस होगा तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। आसान तरीका क्या है, आप डायरेक्टली ही यहां से क्या लॉस करवा दो, वाटर। तो ये जो H है इसकी जगह पे बहुत कुछ लग सकता है। इस H की जगह पर आप एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, एराइल ग्रुप लगा सकते हो, OH लगा सकते हो, NH2 लगा सकते हो, यानी यहां पर आपकी बहुत सारे नाम वाली रिएक्शंस आ जाती है, जहां पर हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ऑक्साइल अमीन, 1 डिग्री अमीन सब लगते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कोई ना कोई कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इनडायरेक्टली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अमीन के डेरिवेटिव्स वाली आपके लिए डिटेक्शन का काम करती है एल्डिहाइड और कीटोन का। आप बोलते हो सर एल्डिहाइड कीटोन का क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक नहीं कराते। तो जहां पर आपको एक कार्बोक्सिलिक दे रखा हो, एक एल्डिहाइड कीटोन दे रखा हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लगाकर इसको हाँ कर देना, इसको ना कर देना। पक्का बात समझ में आती है? आई होप यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम एल्डिहाइड कीटोन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की आपकी प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले रिडक्शन की बात कर ले, जहां पर एल्डिहाइड को रिड्यूस करके आप अल्कोहल बनाओगे या कीटोन को रिड्यूस करके आप अल्कोहल बनाओगे। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सीखा था तो कार्बोनाइल ग्रुप यूज करा था, आज यहां पर क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो रिड्यूस करके एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। आई होप ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। वहीं पर रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन, यानी डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बनना, दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड सेकेंड इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो यहां पर क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लीज रिएजेंट याद करते हुए, जहां पर एक में आपका हाइड्राजीन और फिर आगे फर्दर KOH यूज होता है, वहीं पर दूसरे के अंदर आप इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते। पक्का? चलिए, इसके बाद ऑक्सीडेशन की बात आती है। ऑक्सीडेशन की कहानी अगर मैं याद दिला दूं तो बेटा ध्यान रखना, आपके एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, फिर चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो।
लेकिन जब केटोन की कहानी आती है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो मिक्सचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यानी चेन ब्रेक कर जाएगी दो पार्ट्स में और दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेकर बात करें, मैंने सपोज लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला एनिला, ये दो कार्बन वाला सेम एंटिटी है। वहीं पर ये एक कार्बन वाला और ये तीन कार्बन वाला, तो एक तरह से एक सिमिलर होने की वजह से इसने कितने प्रोडक्ट दिए? तीन। तो मैक्सिमम ऑफ 4 प्रोडक्ट्स दे सकता है, मिनिमम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ये दे सकता है, बट मिक्सचर प्रोड्यूस करेगा। वहीं पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, तो आपका डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन बन जाएगा। जहां पर आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है या कोई आपका फिजिकल चेंज मिल रहा है तो उसको आप देखकर बता सकते हो। तो आपके पास दो टेस्ट आए, वन वॉज टॉलेंस टेस्ट, सेकेंड इज फेलिंग्स टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हो, अंडर बेसिक मीडियम होता है। फेलिंग्स टेस्ट को आप फेलिंग्स ए फेलिंग्स बी कॉम्पोजिट सोल्यूशन टेस्ट बोलते हो, जो कि फिर दोबारा से ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। फेलिंग्स ए फेलिंग्स बी टेस्ट के अंदर सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को आप कन्वर्ट कर सकते हो, एरोमेटिक को नहीं कर सकते। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में एलिफैटिक भी होता है और एरोमेटिक। तो एक तरह से मेहर हमारे पास तीन चीजें डिटेक्ट हो रही हैं। राहुल भैया ध्यान से देखना, मैंने लिखा एलिफैटिक एल्डिहाइड, मैंने लिखा एरोमेटिक एल्डिहाइड, मैंने लिखा केटोन। समझिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले सारे टेस्ट, हाँ या ना? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, तो इनडायरेक्टली आपके पास डिस्टिंग्विश हो गया कि अगर आपको कहीं पर किसी ने एलिफैटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया तो एक लोता टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, दैट विल बी फेलिंग्स टेस्ट। अगर आपको किसी ने एल्डिहाइड और कीटोन दिया है, आपके लिए एलिफैटिक एल्डिहाइड और फेलिंग्स टेस्ट काम कर जाएगा। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो आपको टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट लगाना पड़ेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड पे, और कीटोन पे वो टेस्ट नहीं देगा। वहीं पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग्विश पूछा जा रहा है तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कोई भी टेस्ट काम करेगा। यानी अगर आपने 2,4-DNP रिएजेंट ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन पे काम कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे काम नहीं करेगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन का एक और छोटा सा पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन। ये हम लोग करते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2। इसका ऑल्टरनेटिव आप लिख सकते हो NaOI। ये लगता है मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप पे, और क्योंकि ये मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप पे लग रहा है, मिथाइल लगा हुआ CO, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं इथेनल देगा, मैं बोलता हूं प्रोपेनल नहीं देगा, मैं बोलता हूं प्रोपेन टू ओन देगा, मैं बोलता हूं ब्यूटेन टू ओन देगा, मैं बोलता हूं पेंटेन टू ओन देगा, लेकिन मैं बोलता हूं पेंटेन 3 ओन नहीं देगा। तो जहां पर आपको CH3C डबल बॉन्ड O नजर आएगा, ये टेस्ट देगा। मैं दोबारा से बोलूं, मैं बोलता हूं एसिटोफिनोन देगा CH3CO, लेकिन मैं बोलूं बेंजोफिनोन नहीं देगा। तो ये हमारे लिए टेस्ट डिस्टिंग्विश में हेल्प करता है। बेटा आप लोगों के बहुत सारे पेपर्स में इवन प्री बोर्ड के अंदर भी आपको डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन मिलता है। डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे लिखना है आपको दिखाई दे जाता है, सर ये वाला कंपाउंड एल्डिहाइड है, ये वाला कंपाउंड कीटोन है। लेकिन भैया एल्डिहाइड का टेस्ट तो बताओ। तो आपको वो एल्डिहाइड की रिएक्शन लिखकर बतानी है जो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, और वहीं पर उसके नीचे क्योंकि दूसरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रिएक्टेंट लिखकर क्या लिखना है? नो रिएक्शन। वहीं पर हो सकता है सेकंड कंपाउंड का ऐसा टेस्ट हो जो सेकंड पे लगता हो, फर्स्ट पे ना लगता हो, तो उस केस में फर्स्ट वाले पे लिखना है नो रिएक्शन और सेकंड वाले पे लिखना है रिएक्शन हो गई। देयर आर टू स्मॉल डिफरेंसेस व्हाइल आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन ऑफ डिटेक्शन।
डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड डिस्टिंग्विश बोथ, मतलब डिस्टिंग्विश ए एंड बी और डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी होगा तो कोई एक ऐसा टेस्ट दे सकते हो जो एक पे लग रहा है एक पे नहीं लग रहा। बट अगर दोनों को डिस्टिंग्विश करना आ रहा है तो एक को सबसे दूसरे को सबसे ये बोला जा रहा है। यानी एक को सबसे का मतलब है उसका स्पेसिफिक टेस्ट दिया, बाकी सबसे वो डिस्टिंग्विश हो गया, और वहीं पर दूसरे का भी वो टेस्ट दिया जो बाकी सबसे उसको डिस्टिंग्विश कर ले। तो यहां पर आपको छोटा सा पॉइंट रहता है। अदरवाइज अगर आप एक ऐसा टेस्ट दे देते हो जो ए में लग रहा है बी में नहीं लग रहा, तब भी काम हो जाता है। क्लियर है बात? तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो दो रिएक्शंस हैं, वन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वन इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बहुतों को तो याद ही नहीं होगा। सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है, अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो ये क्या है। अब अगर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रेजेंस ऑफ। अब प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाली हो तो हम डाइल्यूट बेस लेते हैं, चाहे वो NaOH है चाहे वो KOH। उस टाइम पर ये अगर एक ही कंपाउंड लेकर काम कर रहे हो तो सेल्फ प्रोडक्ट देगा। एल्डिहाइड लिया तो सेल्फ एल्डोल, कीटोन लिया तो सेल्फ कीटोन। अब ये एल्डोल क्या है, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिले। कीटोल क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कीटोन और OH यानी अल्कोहल मिले। अब ये तो हुआ एल्डोल और कीटोल, लेकिन एक बार रिएक्शन लिखी हुई मिलती है एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन। सलमान, इसका मतलब है हम दो रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं। पहला एल्डोल का बनना, दूसरा उसमें से पानी निकाल लेना, यानी लॉस ऑफ वाटर कंडेंस। तो वहां पर आपने उसको हीट करना है, एल्डोल को हीट करा, लॉस ऑफ वाटर, डीप्रोटोनेशन। कैसे, OH माइनस निकलेगा, फिर उसका एडजेसेंट कार्बन सेट्सर रूल के हिसाब से क्या देगा, H देगा, और उसमें बन जाएगा इनल। इन मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। वहीं पर कीटोन के केस में बनेगा इनोन। तो ये हुआ सेल्फ एल्डोल सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन। इसी तरह से एक और वर्ड आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब हम दो रिएजेंट्स लें, दो एल्डिहाइड लें, और दोनों एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH या KOH से ट्रीट करवाएं। इंपॉर्टेंटली, पहला वाला डोनर भी बिहेव कर सकता है, एक्सेप्टर भी। तो अपने लिए अपने जैसे से जुड़कर एक सेल्फ प्रोडक्ट दे सकता है। सेकंड वाला डोनर भी बिहेव कर सकता है, एक्सेप्टर भी, तो ये भी अपने लिए सेल्फ का कंपाउंड दे सकता है। तो इनकी रिएक्शंस में वन वाला वन के साथ जुड़ा तो सेल्फ वाला कंपाउंड, टू वाला टू के साथ जुड़ा तो भी सेल्फ वाला कंपाउंड, लेकिन वन वाला टू के साथ जुड़ा या टू वाला वन के साथ जुड़ा तो क्रॉस प्रोडक्ट बनी। तो अगर आपके दोनों रिएक्टेंट केपेबल हैं तो दो सेल्फ वाले प्रोडक्ट और दो क्रॉस वाले प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर एक केपेबल है और एक केपेबल नहीं है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक सेल्फ वाला और एक क्रॉस वाला। ये कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, ये मैकेनिज्म में मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेंगे। इंपॉर्टेंट सिर्फ अभी आपको डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से या एक एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, दैट इज ऑल। हाँ जी सर। सर हम लोग यहाँ पर KOH यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट NaOH यूज कर सकते हैं, BaOH फोल्ट OH यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये है, कह सकते हो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टार मार्क कर लेना, एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म मैंने डिस्कस करना है। इसके बाद आता है कैनेंजारो रिएक्शन। तो कैनेंजारो रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हो, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। किसके होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड के जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड है, तो HCHO हो जाए या बेंजेल्डिहाइड हो जाए, दोनों ही आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन का एक अल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। यानी आपने HCHO लिया तो CH3OH, और साथ में अगर आपने KOH लिया है तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, NaOH लिया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ये आपकी कैनेंजारो रिएक्शन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि CHO ग्रुप एक बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बहुत जगहों पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ एक जगह पर देता है, दैट इज नाइट्रेशन कंसेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4। क्योंकि आप डीएक्टिवेटिंग स्पीशीज हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज हैं, आप अगर एक्टिवेट करेंगे तो मेटा पोजीशन एक्टिवेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मेटा पोजीशन पे इसने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। आई होप क्लियर है ये बात। नाइट्रेशन करता है, सल्फोनेशन रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में सबसे पहला आपके पास सबसे सिंपल है अल्कोहल्स के थ्रू। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। वहीं पर सेकंड आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की अगर आप ऑक्सीडेशन करवा दो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों अभी पढ़कर आए हो, टॉलेंस रिएजेंट वगैरह, तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर आप कोई एल्केन लेते हो, उसको भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लेके आते हो, तो भी वो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। वहीं पर अगर आप बेंजीन के ऊपर कितनी भी लंबी चेन ले लो, ये CH3 लिखा है, CH2 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 CH3 भी होता, तो भी अगर आप एल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH डालते, वैसे वर्ड मैंने एल्कलाइन वर्ड यूज कर दिया तो KOH आ गया, तो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH डालोगे, पूरी की पूरी चेन हटकर सिर्फ एक कार्बन का COOK रह जाएगा, और फिर अगर आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, COH। यानी अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, चाहे टोलुइन की, चाहे इथाइल बेंजीन की, प्रोपाइल बेंजीन की, ब्यूटाइल बेंजीन की, कितनी भी लंबी चेन ओवर बेंजीन की, आपको सीधा बेंजोइक एसिड मिलेगा, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पक्का। इसके बाद अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हो, उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कह सकते हो आप इसको इधर से ऐसे लिख सकते हो, तो ये CH2 सॉरी CHR C डबल बॉन्ड OCR, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लेते हो। अब बेटा यहां पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 की कंडीशन है दैट शुड नॉट बी अ टर्मिनल कार्बन, नॉन टर्मिनल, तो ये RC डबल बॉन्ड OH का कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। इसके बाद आप आगे आते हो तो नाइट्राइड्स और अमाइड से भी बन सकता है, जहां पर RCN है, RCN की आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने से अमाइड बनता है, फिर अमाइड की हाइड्रोलिसिस करो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नहीं तो आप डायरेक्टली कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी कर दोगे अमीन्स की, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ऐसे ही अमाइड्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एसाइल हैलाइड है, उसकी भी हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में RMgX को ट्रीट करोगे, आपको एडक्ट मिलेगा, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस से भी क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारी रिएक्शन उसी तरीके से लिखी हुई हैं, देख सकते हो। इसके बाद एस्टर से, एस्टर्स ध्यान से याद करो, तो एस्टर्स जब भी बनते हैं तो वहां पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव लेते हो अल्कोहल के साथ, तो अगर आप एस्टर के अंदर पानी डाल दोगे यानी हाइड्रोलाइज करवा दोगे, तो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का बोला गया है। सर ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा बेटा, यहां पर लग गया तक्ष। ठीक है। अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करने जाएं तो एसिडिक कैरेक्टर सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर क्योंकि वो H+ आयन देते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस दिखाता है। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में बताऊंगा, फिर भी अगर हिंट में बता दूं तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज लगा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होंगे, जितना कम विड्रॉइंग लगा होगा या जितना ज्यादा डोनेटिंग लगा होगा उतना कम एसिडिक होंगे। एसिडिक का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पक्का। तो उसी के बेसिस पे आई बात। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो बेटा उल्टी प्रॉपर्टीज चल रही हैं एक तरह से। आप एनहाइड्राइड के अंदर पानी डालते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दोगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। वहीं पर अगर आप रिएक्शंस में आ जाओ तो एस्टेरिफिकेशन, जहां पर आपने एस्टर के अंदर पानी डाला तो क्या बन गया था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दोगे तो एस्टर बन जाएगा। इसके बाद आप एसाइल हैलाइड की बात करते हो, एसाइल हैलाइड में पानी डाला था तो क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऐसा ट्रीटमेंट देखो, RC डबल बॉन्ड OOH, तो PCl3 PCl5 SOCl2 अगर आप डालोगे तो RC डबल बॉन्ड OX लग जाएगा। वहीं पर एक स्पेशल रिएक्शन है जिसको आप बोलते हो HBZ रिएक्शन, हेल वोलाहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा कार्बन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आपने X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस इस्तेमाल करा, तो वो अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर X लगा देगा। यानी यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OOH है, आपने X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डाला तो ये बना देगा CH2X C डबल बॉन्ड OOH। पक्का।
इससे आगे बात करें तो अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो तो अमाइड बन जाता है, जहां पर अगर आप बेंजीन के साथ यूज करते हुए बनाओगे तो बेंजामाइड बन जाएगा। वहीं पर आपकी नेक्स्ट चैप्टर में एक छोटी सी रिएक्शन है, अगर आप सपोज ये लेते हो और इसके अंदर आप अमोनिया डालते हो तो आपको मिल जाएगा थैलामाइड। पक्का? तो ये आपकी प्रिपरेशन में आया, सॉरी प्रॉपर्टीज में आया। इसके बाद आपका सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करोगे तो आपको अल्कोहल्स मिल जाएंगे या एल्डिहाइड मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप दो छोटी सी रिएक्शन याद करो क्लास 11th की, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक तरह से डिटेक्शंस में भी आ सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं NaOH यानी बेस से ट्रीट कर दूं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, RC डबल बॉन्ड O ONA। इसको अगर मैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO ट्रीट कर दूं तो आपके पास R बॉन्डेड विद R, सॉरी यहां पर आपके पास आ जाएगा R-1 का एल्केन। और वहीं पर आपने यही RC डबल बॉन्ड ONA को और उसके पानी को कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलाइज कर दिया तो R बॉन्डेड विद R। एक रिएक्शन क्योंकि डिक्रीज इन वन कार्बन तो डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरी कहलाती है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कन्वर्जन में हेल्प करेगा। प्लीज इधर देखना, मुझे बोला गया ब्यूटेनोइक एसिड कितने कार्बन, और इससे आपका बनेगा प्रोपेन, तो आई डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन वहीं पर ब्यूटेनोइक एसिड से आप ब्यूटेन बना रहे हो तो ट्वाइस ऑफ एन, सॉरी ब्यूटेन कह रहा हूं, हेक्सेन बना रहे हो तो ट्वाइस ऑफ N-1 लगा दिया तो आपके पास ये बनेगा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से। ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी रिएक्शंस हैं। इसके बाद आपकी, ये तो आपकी HVZ ही होगी। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो दिखती हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ये भी मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये भी बेंजीन डीएक्टिवेटिंग स्पीशीज है। तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है जो आप लोगों ने रिकॉल रिवाइज करना है। हाँ बहुत क्यूट है माही, तो आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। प्री बोर्ड्स चल रहे हैं बट कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स के अंदर आना तो यही है, तो बाहर तो मैं नहीं करवा रहा, चीजें रिवाइज ही करवा रहा हूं, इट विल सपोर्ट। तो थोड़ा सा टाइम निकालकर प्लीज प्रिपेयर कर लो। तीनों चैप्टर हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में अमीन्स करवाऊंगा। अमीन्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे में हो जाएगा, तो देख लेता हूं अमीन्स के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही करवा दूंगा। उसके अकॉर्डिंगली प्लीज रिवाइज करके आना, प्लीज पढ़कर आना, ठीक है ना।